ऋषि ने अर्शी को दी धमकी, अनिरुद्ध को सच बता दूंगा वरना अदिति से दूर रहो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रिया टेली ड्रामा पर, जहां हम खोलते हैं आपके चहेते टीवी शोज के आने वाले राज और देते हैं आपको सबसे सटीक अपडेट्स। मैं हूं आपकी होस्ट रिया और आज का वीडियो झनक के फैंस के लिए बेहद खास, बेहद इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि झनक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सच और झूठ की दीवार कभी भी गिर सकती है। जेनरेशन लीप के बाद कहानी में झनक, झनक की बेटी, अदिति, अर्शी की बेटी और ऋषि नया हीरो के बीच जो खिचड़ी पक रही है, उसका स्वाद अब अर्शी को बहुत कड़वा लगने वाला है। आज की वीडियो में हम उस महा एपिसोड यानी मेगा एपिसोड की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। वो पल जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जब अर्शी, जो सालों से झूठ के महल में राज कर रही है, उसे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी का मंगेतर ऋषि आईना दिखाएगा। क्या होगा जब ऋषि अर्शी की आंखों में आंखें डालकर कहेगा, मुझे पता है कि झनक किसकी बेटी है। कैसे अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और क्या है वो धमकी जिसने अर्शी की बोलती बंद कर दी। चलिए इस पूरे सीन को विजुअलाइज करते हैं और गहराई से समझते हैं आज की इस स्पेशल स्क्रिप्ट में। कहानी की शुरुआत होती है बोस हाउस में चल रही एक ग्रैंड पार्टी से। माहौल जश्न का है, शायद अदिति और ऋषि की सगाई की रस्में चल रही हैं या फिर कोई बिजनेस पार्टी है। घर सजा हुआ है, मेहमान आए हुए हैं और अनिरुद्ध हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे अंधेरे कोनों में साजिशें रची जा रही हैं। अर्शी, जो अब उम्र के साथ और भी ज्यादा चालाक और इनसिक्योर हो गई है, उसकी नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी है, झनक। झनक वहां एक परफॉर्मर के तौर पर आई है या शायद अनिरुद्ध ने उसे काम के सिलसिले में बुलाया है। अर्शी देख रही है कि कैसे अनिरुद्ध की नज़रें बार बार झनक पर जाकर रुकती हैं। अनिरुद्ध की आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी कश्मकश है। उसे झनक में अपनी पुरानी झनक की झलक दिखती है और यही बात अर्शी को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अर्शी को डर है, वही पुराना डर जो उसे सालों पहले था। उसे लगता है कि अगर अनिरुद्ध को पता चल गया कि झनक पराशर की नहीं बल्कि अनिरुद्ध की ही बेटी है, तो उसकी बसाई हुई दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। अपनी बेटी अदिति के भविष्य को सुरक्षित करने के नाम पर अर्शी एक बार फिर वही खेल खेलने का फैसला करती है जो उसने झनक माँ के साथ खेला था, बेइज्जती और चरित्र हनन। लेकिन अर्शी एक बात भूल गई है, ये वो पुराना दौर नहीं है और झनक अकेली नहीं है। इस बार पर्दे के पीछे एक ऐसा इंसान खड़ा है जो सब कुछ जानता है, ऋषि। ऋषि जो अदिति का मंगेतर है लेकिन जिसका दिल झनक के लिए धड़कना है। ऋषि के पास वो ब्रह्मास्त्र है जो अर्शी को बर्बाद कर सकता है, डीएनए रिपोर्ट का सच। पार्टी के बीच में अर्शी अपना दांव चलती है। वो जानबूझकर झनक को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वो वेटर को इशारा करके झनक की ड्रेस पर ड्रिंक गिरवा देती है या फिर भरी महफिल में झनक पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देती है। दृश्य की कल्पना कीजिए, झनक अपमानित महसूस कर रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन वो अपनी माँ की तरह स्वाभिमानी है, इसलिए वो रोती नहीं है, बस सिर झुकाकर वहां से जाने लगती है। अदिति अपनी माँ की इस हरकत पर खुश हो रही है। उसे लगता है कि उसकी सौतेली बहन, जिसे वो नहीं जानती कि वो उसकी बहन है, उसकी औकात पता चल गई है। अनिरुद्ध बेचैन हो उठता है। वो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन अर्शी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है, उसे अपनी झूठी कस्मों में उलझाए रखती है। ये सब कुछ ऋषि दूर खड़े होकर देख रहा है। उसके हाथ मुट्ठियों में भिंच जाते हैं। अब तक वो चुप था, वो अदिति के साथ अपने रिश्ते और अनिरुद्ध के परिवार की शांति के लिए चुप था। लेकिन आज झनक की आंखों में वो दर्द देखकर ऋषि का सब्र का बांध टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी चुप्पी अब गुनाह बन रही है। वो खुद से वादा करता है, बहुत हो गया अर्शी मैम, अब और नहीं। ऋषि अर्शी का पीछा करता है। अर्शी झनक को बेइज्जत करने के बाद एक कोने में जाकर, शायद कॉरिडोर में या छत पर, किसी को फोन पर बता रही है कि कैसे उसने आज उस लड़की को उसकी जगह दिखा दी। अर्शी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है, वो जीत का जश्न मना रही है। तभी पीछे से एक भारी और गंभीर आवाज आती है, इतनी जल्दी खुश मत होइए सासू माँ। अर्शी चौंक कर पीछे मुड़ती है। वहां ऋषि खड़ा है, लेकिन ये वो ऋषि नहीं है जो हमेशा सिर झुकाकर जी मैम यस मैम करता था। आज ऋषि की आंखों में आग है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है। अर्शी अपने अहंकार में ऋषि को टालने की कोशिश करती है। वो कहती है, ऋषि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, अदिति तुम्हें ढूंढ रही है और बड़ों की बातों में दखल देना बंद करो।
अर्शी वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि उसका रास्ता रोक लेता है। वो अर्शी के बहुत करीब जाकर एकदम धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहता है, दखल देना तो अब शुरू किया है मैंने अर्शी मैम, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अर्शी चिढ़ जाती है। तमीज से बात करो ऋषि, मैं तुम्हारी होने वाली सास हूं। ऋषि हंसता है, एक कड़वी व्यंग्यात्मक हंसी। सास? आप तो एक माँ भी ढंग की नहीं बन पाई, ना अदिति की और ना ही उसकी। ऋषि रुकता है और अर्शी की आंखों में सीधे देखते हुए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। और ना ही झनक की मौसी बन पाई। मौसी तो माँ समान होती है ना, लेकिन आपने तो अपनी सगी बहन की बेटी को अनाथ बना दिया। इस एक लाइन से अर्शी का चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो हकलाते हुए कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो लड़की, वो पराशर की। ऋषि उसकी बात काटता है। झूठ। बस कीजिए ये नाटक। मैं सब जानता हूँ अर्शी मैम, सब कुछ। मैं जानता हूँ कि झनक पराशर की नहीं, अनिरुद्ध सर की बेटी है। वही खून जो अदिति की रगों में दौड़ रहा है, वही खून झनक की रगों में भी है। वहां एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। अर्शी की सांसें अटक जाती हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसका सबसे गहरा राज, जिसे उसने सालों तक दबाकर रखा था, वो इस लड़के को कैसे पता चला। अर्शी डिफेंसिव होने की कोशिश करती है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? अनिरुद्ध तुम्हारी इन मनगढ़ंत कहानियों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। ऋषि अपनी जेब से अपना फोन निकालता है, या एक फोल्डेड कागज। वो कहता है, सबूत? मेरे पास हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स हैं। मेरे पास वो पुराना लेटर है जो झनक मैम ने मरने से पहले लिखा था। और सबसे बड़ा सबूत, डीएमए रिपोर्ट। अगर आप कहें तो अभी अनिरुद्ध सर को व्हाट्सएप कर दूं या नीचे जाकर प्रोजेक्टर पर चला दूं। अर्शी कांपने लगती है। पहली बार दर्शक अर्शी को इतना डरा हुआ देखेंगे। उसका घमंड चूर चूर हो रहा है। वो ऋषि का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, गिड़गिड़ाने की मुद्रा में आ जाती है। नहीं नहीं ऋषि, ऐसा मत करना। अनिरुद्ध मुझे छोड़ देगा। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा कि मैंने उसकी बेटी को उससे दूर रखा। मेरी अदिति का क्या होगा? ऋषि अपना हाथ झटक देता है। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त है। वो कहता है, घर तो आपने झनक मैम का तोड़ा था, बर्बाद तो आपने उस मासूम बच्ची का किया। उसे अपने पिता से दूर रखकर आपको नींद कैसे आई अर्शी मैम? ऋषि अर्शी के करीब झुककर उसे अपनी फाइनल वार्निंग देता है। ये सीन का सबसे पावरफुल मोमेंट है। ऋषि कहता है, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं अभी चुप हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अदिति को पता चले कि उसकी माँ कितनी गिरी हुई इंसान है। लेकिन अगर आज के बाद झनक की आंखों में एक भी आंसू आया, अगर आपने उसके खिलाफ एक भी चाल चली या उसे इस घर से दूर करने की कोशिश की, तो कसम है मुझे मेरे प्यार की, मैं अनिरुद्ध सर के सामने वो सच रख दूंगा जिससे आपकी दुनिया जलकर खाक हो जाएगी। अर्शी पत्थर की मूरत बनी खड़ी रहती है। ऋषि आगे कहता है, झनक को वो हक दिलाना मेरा काम है। उसे उसका पिता मिलेगा, लेकिन कब और कैसे, ये मैं तय करूंगा। तब तक आप उससे दूर रहेंगी। उसे वो इज्जत देंगी जिसकी वो हकदार है। अगर उसे खरोंच भी आई तो घाव आपके रिश्ते पर लगेगा। समझ गई आप? बिना अर्शी के जवाब का इंतजार किए ऋषि वहां से चला जाता है। अर्शी वहीं दीवार के सहारे टिककर नीचे बैठ जाती है, पसीने से लथपथ। उसे समझ आ चुका है कि अब लगाम उसके हाथ से निकलकर ऋषि के हाथ में जा चुकी है। दोस्तों, अभी हमने देखा कि कैसे ऋषि ने अर्शी के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। ऋषि वहां से चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा तूफान जो अर्शी के दिमाग में तबाही मचा रहा है। अर्शी वहीं दीवार के सहारे खिसककर नीचे बैठ जाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो अर्शी जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता आया, आज एक 25 साल के लड़के की धमकी से थर थर कांप रही है। उसे अपनी आंखों के सामने अपना अतीत और भविष्य दोनों धुंधला दिखाई दे रहा है। अर्शी खुद से बड़बड़ाती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। अनिरुद्ध को पता चला तो वो मुझे मार डालेगा। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा कि मैंने उसकी बेटी को उससे दूर रखा। मेरी अदिति का क्या होगा? तभी वहां सृष्टि यानी अर्शी की माँ या दादी आती है। सृष्टि अपनी बेटी को जमीन पर बैठा देख घबरा जाती है। अर्शी, क्या हुआ? तू यहाँ क्यों बैठी है? और ऋषि कहाँ गया? उसका चेहरा इतना तमतमाया हुआ क्यों था? अर्शी झटके से खड़ी होती है। वो अपनी माँ को सच नहीं बता सकती। उसे पता है कि अगर ये बात दीवारों के बाहर गई तो खेल खत्म। अर्शी अपने आंसू पोंछती है और अपने चेहरे पर वही पुरानी क्रूर मास्क लगा लेती है। वो कहती है, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी थकावट है। ऋषि बस थोड़ा भटक गया है, उसे रास्ते पर लाना होगा। लेकिन दोस्तों, अर्शी की आंखों में अब बदला नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस है। वो जानती है कि वो अब सीधे झनक पर हमला नहीं कर सकती। अगर झनक को एक खरोंच भी आई तो ऋषि अनिरुद्ध को सच बता देगा। इसलिए अर्शी एक नया पैंतरा सोचती है।
अर्शी का मास्टर प्लान। मैं झनक को कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मैं हालात ऐसे बना दूंगी कि वो खुद इस शहर और इस परिवार को छोड़कर भाग जाए, और इसके लिए मुझे इस्तेमाल करना होगा अपनी ही बेटी अदिति को। उधर पार्टी के शोर से दूर गार्डन में अकेली खड़ी है। अर्शी द्वारा किए गए अपमान के घाव अभी भी ताज़ा हैं। वो रो नहीं रही, लेकिन उसकी खामोशी उसके आंसुओं से ज्यादा भारी है। वो आसमान की तरफ देखकर अपनी माँ झनक से बात कर रही है। माँ, तुमने कहा था कि सच्चाई की जीत होती है, पर यहाँ तो हर कदम पर झूठ और पैसे की जीत हो रही है। मुझे नहीं पता मेरे पिता कौन है, लेकिन जो भी है, उन्होंने मुझे इस दुनिया की भीड़ में अकेला क्यों छोड़ दिया। तभी पीछे से ऋषि आता है। वो झनक के कंधे पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर रुक जाता है। उसे याद आता है कि वो अदिति का मंगेतर है। समाज की सीमाएं उसे रोक लेती हैं। झनक मुड़ती है। उसने अपने आंसू छिपा लिए हैं। ऋषि सर, आप यहाँ? आपको अंदर होना चाहिए, अदिति मैम ढूंढ रही होंगी। ऋषि उसकी आंखों में देखता है। उसका दिल करता है कि अभी चिल्लाकर कह दे, तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, तुम इस घर की असली वारिस हो। लेकिन वो अपनी जुबान काट लेता है। ऋषि नरमी से, जो अंदर हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अर्शी मैम कभी कभी बीच में काटते हुए, माफ़ी वो मांगते हैं ऋषि सर जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो। अर्शी मैम को कोई पछतावा नहीं है, और मुझे उनकी माफ़ी चाहिए भी नहीं। मुझे बस मेरा काम करना है, पैसे कमाने हैं और यहाँ से चले जाना है। ऋषि एक कदम आगे बढ़ाता है। तुम कहीं नहीं जाओगी झनक, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे पास वो ताकत है जो इस पूरे घर को हिला सकती है। बस थोड़ा भरोसा रखो, वक्त बदलेगा। झनक ऋषि को हैरानी से देखती है। उसे ऋषि की बातों में एक अजीब सा अपनापन और विश्वास दिखाई देता है जो उसे आज तक किसी ने नहीं दिया। दोनों के बीच एक साइलेंट रोमांटिक मोमेंट होता है। बिना छुए, बिना कुछ कहे, सिर्फ आंखों से बात होती है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है। पर्दे के पीछे खड़ी अदिति ये सब देख लेती है। उसे ऋषि की बातें नहीं सुनाई देती, लेकिन वो देखती है कि ऋषि झनक को कितनी शिद्दत से देख रहा है। अदिति की मुट्ठी भिंच जाती है। अदिति मन में, तो माँ सही कह रही थी, ये लड़की मेरे करियर के साथ साथ मेरे ऋषि को भी छीनना चाहती है। अब तो इसे जाना ही होगा। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सन्नाटा पसरा है। अनिरुद्ध, अर्शी, दादी और अदिति सब बैठे हैं। ऋषि भी वहां आता है। अनिरुद्ध अचानक एक अनाउंसमेंट करता है। अगले हफ्ते जो इंटरसिटी डांस कंपटीशन है, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक लीड डांसर चाहिए, और कल रात की परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे लगता है कि झनक 2.0 इसके लिए बेस्ट रहेगी। ये सुनते ही अदिति के हाथ से चम्मच गिर जाता है। अदिति, डैड, आर यू सीरियस? वो लड़की, वो एक बैकग्राउंड डांसर बनने के लायक नहीं है, और आप उसे लीड बनाना चाहते हैं, जबकि मैं आपकी बेटी हूँ। अनिरुद्ध सख्त आवाज में, आर्ट में कोई बेटी या बेटा नहीं होता अदिति, जो टैलेंटेड है वो आगे जाएगा। झनक में वो बात है जो। अनिरुद्ध रुक जाता है। उसे अपनी पुरानी झनक की याद आती है। खैर, फैसला हो चुका है। अर्शी तुरंत विरोध करने वाली होती है। अनिरुद्ध, तुम उस लड़की को। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने बैठे ऋषि पर पड़ती है। ऋषि शांति से चाय पी रहा है, लेकिन उसकी नज़रें अर्शी पर गड़ी हैं। वो अपनी भौहें उठाकर अर्शी को कल रात की धमकी याद दिलाता है। अर्शी सहम जाती है। वो अपनी बात बदल देती है। हाँ अनिरुद्ध, तुम ठीक कह रहे हो। अगर वो लड़की अच्छा डांस करती है तो उसे मौका मिलना चाहिए। हमें प्रोफेशनल होना चाहिए। पूरा परिवार चौंक जाता है। अदिति अपनी माँ को ऐसे देखती है जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अदिति, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? अर्शी टेबल के नीचे अदिति का हाथ जोर से दबाती है, इशारा करती है कि चुप रहो। ऋषि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वो समझ गया है कि उसका तीर निशाने पर लगा है। शेरनी अब सर्कस का शेर बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अदिति को ये बात हजम नहीं होती। उसे लगता है कि उसकी माँ भी अब कमज़ोर पड़ रही है, इसलिए अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। यहीं से शुरू होता है अदिति का खेल। सीन कट होता है रिहर्सल हॉल पर। अनिरुद्ध झनक को प्रैक्टिस करवा रहा है। एक क्लासिकल डांस स्टेप है जिसे झनक सही से नहीं कर पा रही। अनिरुद्ध गुस्से में, फोकस, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अगर ऐसे डांस करोगी तो इंस्टीट्यूट का नाम डुबो दोगी। बिल्कुल अपने। अनिरुद्ध बाप बोलने वाला था, लेकिन रुक गया। झनक विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से, सर, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप डांटने के बजाय अगर मुझे सही तकनीक बताएंगे तो मैं बेहतर कर पाऊंगी। अनिरुद्ध झनक के पास जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे मुद्रा सही करवाता है।
जैसे ही अनिरुद्ध का हाथ झनक के हाथ से स्पर्श होता है, एक करंट सा दौड़ता है। बैकग्राउंड में एक इमोशनल धुन बजती है। अनिरुद्ध को अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे उसने ये हाथ पहले भी पकड़ा है। उसे झनक की याद आती है, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सा पिता वाला जुड़ाव महसूस होता है। अनिरुद्ध झनक को गौर से देखता है। उसकी आंखों की बनावट, उसके माथे की शिकन, सब कुछ उसे अपना सा लगता है। अनिरुद्ध मन में, ये लड़की जब भी मेरे करीब आती है इतनी बेचैनी क्यों होती है? क्यों मुझे लगता है कि इसका दर्द मेरा अपना दर्द है? झनक भी अनिरुद्ध को देखती है। उसे उस स्पर्श में एक पिता की सुरक्षा महसूस होती है। एक पल के लिए दोनों के बीच की नफरत और गलतफहमी गायब हो जाती है। तभी वहां अदिति आ जाती है। वो अपने पिता और झनक को इतने करीब देखकर जल भुन जाती है। वो जानबूझकर जोर से दरवाज़ा बंद करती है, जिससे वो मोमेंट टूट जाता है। कंपटीशन का दिन आ गया है। झनक अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार है। वो नर्वस है। अदिति उसके पास आती है, चेहरे पर नकली मुस्कान लेकर। झनक, डैड तुम्हें स्टोर रूम में बुला रहे हैं, कुछ पुरानी प्रॉप्स चाहिए उन्हें। झनक सीधी सादी है, वो विश्वास कर लेती है। वो स्टोर रूम की तरफ जाती है। ये स्टोर रूम बेसमेंट में है, जहाँ बहुत ठंड है। शायद एसी डक्ट वहीं है और वहाँ कोई आता जाता नहीं है। जैसे ही अंदर जाती है, अदिति बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देती है। अदिति फुसफुसाते हुए, अब देखते हैं तुम कैसे परफॉर्म करती हो। जब तक तुम बाहर आओगी कंपटीशन खत्म हो चुका होगा और डैड समझेंगे कि तुम गैर जिम्मेदार होकर भाग गई। अदिति वहां से चली जाती है। झनक अंदर चिल्लाती है, दरवाज़ा पीटती है, लेकिन वहां आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। धीरे धीरे झनक 2.0 को घबराहट होने लगती है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्लास्ट्रोफोबिया। स्टेज पर अनाउंसर झनक 2.0 का नाम पुकार रहा है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस झनक। अनिरुद्ध बेचैन हो रहा है। कहाँ रह गई ये लड़की? मैंने कहा था कि ये भरोसे के लायक नहीं है। ऋषि वहां दौड़ता हुआ आता है। सर, झनक 2.0 मिल नहीं रही है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। अर्शी कोने में खड़ी मुस्कुरा रही है। उसे पता है कि ये काम अदिति का है। वो खुश है कि बिना हाथ गंदे किए काम हो गया। लेकिन ऋषि की नज़र अर्शी की मुस्कान पर पड़ती है। उसे शक हो जाता है। ऋषि पागलों की तरह बैकस्टेज ढूंढ रहा है। ऋषि समझ जाता है कि ये कोई साजिश है। वो अर्शी के पास जाता है और दबी आवाज में गर्राता है, अगर झनक को कुछ हुआ तो मैं स्टेज पर चढ़कर माइक पर सब सच बोल दूंगा मैम। अभी भी वक्त है, बता दीजिए वो कहाँ है। अर्शी डर जाती है। वो जानती है कि अदिति ने कुछ किया है। वो इशारे से बेसमेंट की तरफ देखती है। ऋषि बेसमेंट की तरफ भागता है। अनिरुद्ध भी उसके पीछे जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि स्टोर रूम का दरवाज़ा लॉक है और अंदर से हल्की हल्की खटखटाने की आवाज़ आ रही है, जो अब बंद हो चुकी है। ऋषि दरवाज़ा तोड़ देता है। अंदर का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। झनक 2.0 ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। उसका चेहरा नीला पड़ रहा है। ऋषि चिल्लाता है, झनक! लेकिन ऋषि से पहले अनिरुद्ध आगे लपकता है। अनिरुद्ध झनक को गोद में उठा लेता है। वो उसका गाल थपथपाता है। अनिरुद्ध घबराहट में, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। ध्यान दीजिए दोस्तों, अनिरुद्ध के मुंह से अनजाने में बेटा शब्द निकल गया है। ये शब्द वहां खड़े ऋषि ने सुन लिया, पीछे खड़ी अदिति ने भी सुन लिया। अनिरुद्ध झनक को गोद में उठाकर हॉस्पिटल या मेडिकल रूम की तरफ भागता है। उसकी आंखों में वो डर है जो सिर्फ एक पिता की आंखों में होता है जब उसकी औलाद मुसीबत में होती है। वो भूल गया है कि ये पराशर की बेटी है। इस वक्त ये सिर्फ एक बच्ची है जिसे उसकी ज़रूरत है।